हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू डीप विनायक। आज की वीडियो में हम लोग एक L2 राउंड की क्वेश्चन सेट डिस्कस करने वाले हैं। रिसेंटली हमारे एक फ्रेंड ने सेकेंड राउंड L2 राउंड अटेंड किया था और उसमें जो भी क्वेश्चंस उनको पूछा गया था सारे क्वेश्चन हमने यहाँ पे कलेक्ट करके रखा है। तो हम लोग वन बाय वन उसको डिस्कस करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन उनको पूछा गया था वो था कि एक्सप्लेन द की डिफरेंस बिटवीन हैश मैप एंड कंकरेंट हैश मैप, व्हेन वुड यू यूज वन ओवर द अदर्स। तो इसका सिंपल आंसर ये है, हैश मैप इज नॉट थ्रेड सेफ इफ मल्टीपल थ्रेड एक्सेस इट कंकरेंटली, one thread modify the map structurally, it can result in data consistency. Second one is like concurrent hash map. So concurrent hash map is thread safe and allow concurrent reads and writes. It achieves this by dividing the map into segment and locking only the segment being modified, allowing for higher concurrency and when to use. So use hash map when thread safety is not concerned. Single thread or external synchronization is used, whereas use concurrent hash map in a multi-threaded environment where you need safe concurrent access. Second question is like, what are lambdas in Java 8 and how have you improved code readability and functionality? So lambda expressions allow you to write more conscious code by representing instance of functional interface with a single abstract method as expressions. It improve code readability by reading boilerplate code, especially for passing behavior as argument in stream operation. So अगर हम लोग इसके कोड को देखें तो यहाँ पे सिंपली एक लिस्ट, स्ट्रिंग टाइप ऑफ लिस्ट डिफाइन किया गया है और उसमें एक एरे लिस्ट में डेटा ऐड किया गया है एलिस, बॉब, चार्ली, और वहां पे हम लोग उसको नेम प्रिंट करना है। तो सिंपली यहाँ पे फॉर ईच लूप का यूज किया गया है और वहां पे प्रिंट स्टेटमेंट से हम लोग वो नेम्स प्रिंट कर रहे हैं वो एरे लिस्ट से। दिस इज मच क्लीनर देन यूजिंग एन एनोनिमस क्लास। लैम्बडा एक्सप्रेशंस अलाउ फंक्शनल प्रोग्रामिंग टेक्निक्स, एग्जाम्पल फिल्टर, मैप, रिड्यूस। तो अगर हम लोग लैम्बडा एक्सप्रेशन यूज कर रहे हैं तो मोस्टली लैम्बडा एक्सप्रेशन फंक्शनल इंटरफेस के साथ यूज होता है, तो वहां पे हम लोग उसका प्री डिफाइंड फिल्टर, मैप और रिड्यूस मेथड को यूज कर सकते हैं। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चंस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज लाइक, हाउ डू यू इम्प्लीमेंट एक्सेप्शन हैंडलिंग इन जावा एंड कैन यू डिस्क्राइब ए सिनेरियो वेयर यू यूज्ड कस्टम एक्सेप्शन। तो इसका सिंपल आंसर है कि एक्सेप्शन हैंडलिंग इन जावा इज डन यूजिंग ट्राई, कैच एंड फाइनली ब्लॉक्स। द ट्राई ब्लॉक होल्ड द कोड दैट माइट थ्रो एन एक्सेप्शन, catch specific exception, and finally is executed regardless of whether an exception was thrown or not thrown. तो यहाँ पे अगर एक एग्जांपल देखें तो यहाँ पे देखिए तीन ब्लॉक हमने डिफाइन किया है, ट्राई, कैच और फाइनली। ट्राई के अंदर हम लोग अपना बंच ऑफ कोड लिख रहे हैं जहां से कि हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं, मतलब वहां से कुछ एरर आने की चांसेस है। तो उसको हैंडल करने के लिए हम लोग यहाँ पे अगर आप देखें तो एक एरिथमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं। इसी वजह से हम लोग यहाँ पे प्रेडिक्ट कर पा रहे हैं कि एरिथमेटिक एक्सेप्शन आने की चांसेस है। इसी वजह से हम लोग वहां के कैच ब्लॉक के अंदर हम लोग पास किए हैं एरिथमेटिक एक्सेप्शन और वहां पे सिंपली एक प्रिंट स्टेटमेंट ऐड किए हैं, कांट डिवाइड बाय 0। और एक फाइनली ब्लॉक हमने डिफाइन किया है जिसके अंदर एक प्रिंट स्टेटमेंट डिफाइन किया है, एक्सेप्शन कंप्लीटेड। वंस आपका एप्लीकेशन एग्जीक्यूशन ये ट्राई में पहुंचता है और यहाँ पे अगर एरर आता है तो ये कैच ब्लॉक में चला जाएगा, अगर ये एरर नहीं भी आता है तो ये फाइनली ब्लॉक में जाएगा। अगर कैच एग्जीक्यूट होता है तब भी ये फाइनली एग्जीक्यूट होगा, अगर कैच एग्जीक्यूट नहीं होता है तब भी ये फाइनली एग्जीक्यूट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज लाइक, व्हाट इज द पर्पस ऑफ जावा स्ट्रीम्स? Can you demonstrate how to filter and collect data using streams? So streams allow processing of data in function. So stream हमने ऑलरेडी देखा हुआ है कि इसमें जो ऑपरेशंस है इसका फिल्टर काइंड ऑफ ऑपरेशंस हम लोग इसमें परफॉर्म कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो सिंपल आंसर है, stream allow processing of data in function. They provide method to perform operation like filtering, mapping and reducing without modifying the original data. अगर हम लोग फंक्शनल प्रोग्रामिंग की इसका सॉल्यूशन करें तो अगर हम लोग स्ट्रीम यूज कर रहे हैं तो स्ट्रीम के साथ हम लोग कुछ मेथड उसका यूज कर सकते हैं, जैसे कि फिल्टरिंग, मैपिंग और रिड्यूसिंग।
तो यहाँ पे स्ट्रीम के साथ उसको यूज किया गया है। तो अगर एग्जांपल आप देखें तो एक नंबर लिस्ट डिफाइन किया गया है और उसमें एक एरे लिस्ट असाइन करके उसमें वैल्यू 1 to 6 ऐड किया गया है और वहां से अभी हमको इवन नंबर्स निकालना है। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो 1 2 3 4 5 6 में इवन नंबर 2 4 6 है। तो अगर हम लोग स्ट्रीम एपीआई की यूज नहीं करेंगे तो सिंपली हमको फॉर लूप लगाना पड़ेगा और उसके अंदर एक इफ स्टेटमेंट में एक कंडीशन डिफाइन करेंगे और उसी हिसाब से हमको उसको आइडेंटिफाई करना होता है। लेकिन हम अगर यहाँ पे लाइक फंक्शनल प्रोग्रामिंग से इसको करें तो हम लोग सिंपली हमारे पास स्ट्रीम है तो सिंपली हम लोग जो एरे यहाँ पे डिफाइन कर रहे हैं नंबर्स एरे जिसके अंदर ये डेटा है उस डेटा के साथ हम लोग स्ट्रीम ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं। वहां पे फिल्टर यूज करके हम लोग लैम्डा एक्सप्रेशन का हेल्प से n लैम्डा n मॉड्यूलो 2 इक्वल्स टू 0 कर रहे हैं। ये कंडीशन अगर मैच होता है तो हमको इवन नंबर मिल जाएगा। तो वो इवन नंबर को हमको कलेक्ट करने के लिए हम लोग यहाँ पे कलेक्टर्स का यूज कर रहे हैं, कलेक्टर्स टू लिस्ट कलेक्ट का यूज। तो यहाँ पे हम लोग कलेक्ट का यूज कर रहे हैं और सिंपली यहाँ पे लास्ट में वो प्रिंट कर रहे हैं। अगर आप चाहें तो इसको ट्राई करके भी देख सकते हैं। नेक्स्ट इज लाइक हाउ डज स्प्रिंग बूट सिंप्लीफाई एप्लीकेशन डेवलपमेंट कंपेयर टू ट्रेडिशनल स्प्रिंग। तो स्प्रिंग बूट की अगर हम लोग बात करें तो ऑन टॉप ऑफ स्प्रिंग ही ये बना हुआ है पर इसमें कुछ नया फीचर्स इंट्रोड्यूस किया गया है जो कि डेवलपर पर्सपेक्टिव के लिए बहुत अच्छा है। तो इसका सिंप्लीफाई आंसर ये है कि स्प्रिंग बूट रिड्यूस बॉयलरप्लेट कोड एंड कॉन्फ़िगरेशंस नीडेड टू सेट अप ए स्प्रिंग एप्लीकेशन। इट प्रोवाइड डिफॉल्ट कॉन्फ़िगरेशंस फॉर मेनी टास्क, example embedded Tomcat server, automatic configurations and starter dependency, allowing developer to focus on writing business logic। तो इसमें जो की फीचर्स है फर्स्ट वन इज लाइक ऑटो कॉन्फ़िगरेशंस। ऑटो कॉन्फ़िगरेशंस मतलब आपको कोई भी XML फाइल कॉन्फ़िगरेशंस के लिए लिखना नहीं है। जैसे कि स्प्रिंग बूट में आप लोग अगर यूज करें तो उसमें अगर आपको डेटाबेस कनेक्टिविटी करना हो तो आप सिंपली आपको कोई भी मतलब उसके लिए एक्स्ट्रा कोड लिखना नहीं है। एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टी फाइल में आपको उसका क्रेडेंशियल, उसका यूआरएल और उसका ड्राइवर क्लास नेम सब वहां पे और जीपीए का भी आप कंपोनेंट्स वहां पे ऐड कर सकते हैं। तो आपको कॉन्फ़िगरेशंस के लिए एक्सप्लिसिटली कुछ करना नहीं पड़ता है, ये ऑटो कॉन्फ़िगरेशंस होता है। सेकंड इट्स लाइक एम्बेडेड सर्वर। तो आप जब एक स्प्रिंग बूट एप्लीकेशंस डेवलप कर रहे हैं तो उसको रन करने के लिए हमको एक सर्वर चाहिए। तो जब अगर हम लोग स्प्रिंग में ये एप्लीकेशन बना रहे होते या फिर किसी और फ्रेमवर्क में ये बना रहे होते ओल्डर फ्रेमवर्क में तो वहां पे हमारा स्प्रिंग बूट एप्लीकेशंस को रन करने के लिए हमें एक सर्वर का जरूरत पड़ता है जो कि हम लोग एक्सप्लिसिटली उसको इंस्टॉल करते हैं, उसको रन करते हैं और अपने एप्लीकेशंस को उसकी हेल्प से चलाते हैं। पर स्प्रिंग बूट में ऐसा नहीं है। अगर आप स्प्रिंग बूट आप यूज कर रहे हैं तो वहां पे सिंपली उसके साथ एक एम्बेडेड सर्वर आता है यूजुअली जो कि है टॉमकैट, जेटी और अंडरटाउ। आप किसी भी सर्वर को यूज कर सकते हैं और उसके लिए आपको कुछ कॉन्फ़िगरेशंस भी लिखने की कोई जरूरत नहीं होता है। सिर्फ आपको सर्वर कोड डिफाइन करना है एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टी फाइल में और ये अपने आप एग्जीक्यूट हो जाएगा। So let's move to the next question. So next question is like, can you explain how Spring Security work and how you implemented JWT based authentication in your project? So generally in Spring, three type of mostly used Spring concept are there. One is like basic authentication, second one is like JWT based authentication, third one is like Auth2। तो यहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे JWT के बारे में। तो स्प्रिंग सिक्योरिटी इज ए पावरफुल फ्रेमवर्क फॉर ऑथेंटिकेशन एंड ऑथराइजेशन। इट प्रोवाइड्स built-in support for handling security concerns like login, permissions, and access control. JWT authentication implementations process is like user login. First one is like user login. The user send a username and password to the backend, and in the backend, unsuccessful authentication, a JWT token is generated and sent back to the client. Third is like token validations. So if our application is using JWT based authentication, then first of all the user needs to register। तो वो एक रजिस्टर करेंगे और रजिस्टर करने के बाद उनको एक यूजर नेम और पासवर्ड मिलेगा। सेम यूजर नेम पासवर्ड से वो लॉग इन कर सकते हैं। तो जब लॉग इन एंड पॉइंट को कॉल करेंगे वो यूजर नेम और पासवर्ड के साथ, तो उनका जो यूजर नेम है वो पहले वैलिडेट होगा। अगर वो सही है तो उसकी बेस उनका यूजर नेम या फिर किसी भी उनका डेटा को यूज करके और कुछ सीक्रेट की का कॉम्बिनेशन यूज करके हम लोग एक JWT टोकन जनरेट करेंगे और वो JWT टोकन को हम लोग यूजर को रेस्पॉन्स में रिटर्न करेंगे। तो उनको टोकन मिल गया। तो नेक्स्ट
टाइम ऑनवर्ड्स वो जो भी सब्सिक्वेंट रिक्वेस्ट करेंगे और रिक्वेस्ट में वो हेडर में वो डेटा भेजना है। तो जैसे कि यहाँ पे थर्ड पॉइंट पे मेंशन किया गया है, फॉर सब्सिक्वेंट रिक्वेस्ट द क्लाइंट सेंड्स द JWT इन द ऑथराइजेशन हेडर, द सर्वर वैलिडेट द टोकन यूजिंग फिल्टर बिफोर ग्रांटिंग एक्सेस। तो ये है एक सिंपल JWT क्रिएशन और JWT वैलिडेशन का सैंपल एग्जांपल। अगर आपको इसके रिलेटेड कंप्लीट डिटेल्स चाहिए, कैसे हम लोग JWT ऑथेंटिकेशन इंप्लीमेंट कर सकते हैं अपने एप्लीकेशन में, तो ऑलरेडी हमारा चैनल में ऑलरेडी एक वीडियो हमने डाला हुआ है कि आप लोग कैसे JWT टोकन ऑथेंटिकेशन बना सकते हैं, और बेसिक ऑथेंटिकेशन का भी वहां पे बनाया गया है, तो आप चेकआउट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक ऐड कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज लाइक, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कंपोनेंट, सर्विस एंड रिपोजिटरी एंड नोटेशन इन स्प्रिंग? So all three annotation are used for define beans in Spring, but their roles differ. Like first, if we'll discuss @component, the generic stereotype for any beans. Second is like @services, specialized version of component used for service layer beans, typically containing business logic. And third one is like @repository, specialized for DAO, data as object beans. It provides additional features like exception translation, converting the database exceptions into Spring data as exceptions. Let's move to the next question. How do you approach implementing intra-service communication in microservices architecture? So the simple answer is like, common approaches of inter-service communication in microservices is like, one is like synchronous communication using REST API via REST template or web client call, whatever you want to use, you can use. Second is like asynchronous communication using any kind of messaging queue tool like RabbitMQ or Kafka. Is like service discovery with Eureka for dynamic lookup microservice. अगर आप एक माइक्रोसर्विस आर्किटेक्चर में काम कर रहे हैं तो वहां पे मल्टीपल माइक्रोसर्विसेज होता है। तो लेट सपोज हमारे पास 5 माइक्रो सर्विसेज हैं, तो एक अगर रिक्वेस्ट हमारे पास आता है तो मे बी वो रिक्वेस्ट हर वो माइक्रो सर्विस को कनेक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि उसके अंदर डिपेंडेंसी होगा। मतलब एक माइक्रो सर्विस के डिपेंडेंसी दूसरे माइक्रो सर्विस में जाके पूरा होगा। तो यहाँ पे इंट्रा कम्युनिकेशन बिटवीन माइक्रो सर्विस को मैनेज करने के लिए फर्स्ट इज लाइक सिंक्रोनियस कम्युनिकेशन यूजिंग रेस्ट एपीआई, सेकंड इज लाइक एसिंक्रोनियस कम्युनिकेशन यूजिंग some messaging queue tools like RabbitMQ or Kafka. Let's move to the next question. Next question is like, what strategies have you used to manage configurations in a distributed microservice environment? So the simple answer is like, I have used Spring Cloud Config Server to centralize and manage configurations for all microservices. These allow properties to be stored in Git repositories or a file system and accessed by multiple services. Also, Eureka for सर्विस डिस्कवरी हेल्प डायनेमिकली कॉन्फ़िगर सर्विसेज विदाउट हार्ड कोडिंग द URL। सो जब हम लोग एक माइक्रो सर्विस आर्किटेक्चर में काम कर रहे हैं और वहाँ पे मल्टीपल माइक्रो सर्विसेज हैं, तो वहाँ पे कुछ कॉन्फ़िगरेशंस डिटेल्स होते हैं जो कि हर वो माइक्रो सर्विस के लिए चाहिए होता है। अगर वो कॉन्फ़िगरेशन डेटा सारे माइक्रो सर्विस के लिए सेम होता है तो उसको हर माइक्रो सर्विस में डिफाइन करने की बजाय हम लोग क्या करते हैं, कॉन्फ़िग सर्वर का यूज करते हैं। कॉन्फ़िग सर्वर में आप एक रिपोजिटरी यूज कर सकते हैं, रिमोट रिपोजिटरी। वहाँ पे आपको क्या करना है, एक फाइल क्रिएट करना है और वहां पे वो सारे कॉन्फ़िगरेशंस डिटेल्स की वैल्यू पेयर में डिफाइन कर देना है। उसके बाद आपको सेटअप करना है अपने माइक्रो सर्विसेज एप्लीकेशंस में, और आप हर वो माइक्रो सर्विसेज एप्लीकेशन में वो कॉमन प्रॉपर्टी को आप यूज कर सकते हैं। अगर कंप्लीट डिटेल्स आपको चाहिए तो ऑलरेडी हमारे चैनल में कॉन्फ़िग सर्वर का वीडियो है, आप उसको चेकआउट कर सकते हैं। हम लोग डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक ऐड कर देंगे। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. Next question is like, how do you optimize query in JPA or Hibernate? Can you explain the difference between eager and lazy fetching? So the answer is like, to optimize query in JPA and Hibernate, I focus on using index column for frequent queries, lazy loading for association to avoid fetching unnecessary data, using pagination to limit the number of results, eager fetching load associated entity immediately, which can result in performance issue if the association data is large. Lazy fetching like loads associated entities only when accessed, leading to few database query but may result in lazy initialization exception if not managed.
Let's move to the next question. Next question is like, can you please describe the scenario where you need to use a NoSQL database like MongoDB instead of relational database? In my project Book My Stay, I used MongoDB for storing hotel review because the data was semi-structured and the flexibility of NoSQL database was beneficial. Reviews had different fields and MongoDB allowed storing variable data formats without schema contents. Let's move to the next question. Next question is like, how have you handled database migration in your project? So जैसे कि उन्होंने बताया था कि माइग्रेशन उनके प्रोजेक्ट में होता हुआ था, इसी वजह से ये क्वेश्चन उनको पूछा गया था। तो इसका जो आंसर है, I have used Flyway and Liquibase for managing database migration. These tools allow versioning and tracking of changes to the database schema, ensuring that all environments are synchronized with the latest schema. Let's move to the next questions. Next question is like, how did you utilize AWS service like S3 and Elastic Beanstalk in your project? Can you प्रोवाइड ए स्पेसिफिक एग्जाम्पल। तो जो इंटरव्यू अटेंड कर रहे थे उन्होंने ये डिफाइन किया था कि उन्होंने अपने प्रोजेक्ट में S3 बकेट का यूज किए थे डेटा स्टोर करने के लिए अपनी प्रोजेक्ट का, तो इसीलिए उनको ये क्वेश्चन पूछा गया। तो उन्होंने जो प्रोस्पेक्टिव में S3 बकेट यूज किया था वो प्रोस्पेक्टिव था कि लाइक, आई यूज्ड AWS S3 टू स्टोर होटल इमेज फॉर द बुक माई स्टे प्लेटफॉर्म, allowing for scalable and secure image storage. Elastic Beanstalk was used for deploying the Spring Boot application. It simplifies the deployment process by managing the environment and scaling based on the demands. Let's move to the next questions. The next question is like, what step would you take to secure sensitive information stored in S3 data? Since वो अपना डेटा S3 बकेट में स्टोर कर रहे थे, उनको फर्स्ट क्वेश्चन जो S3 बकेट के रिलेटेड फर्स्ट क्वेश्चन था कि आप लोग S3 बकेट और इलास्टिक बीनस्टैक कैसे यूज करते थे, और उनको जो सेकंड क्वेश्चन पूछा गया था, अगर आप सेंसिटिव इंफॉर्मेशन S3 में स्टोर कर रहे हैं कैसे स्टोर कर सकते हैं। आई यूज्ड IAM roles with latest privileges to access S3 bucket, enable S3 bucket encryption, use S3SS logs to monitor access, implement S3 bucket policies to restrict access to specific user or services. So it's done. तो ये यहाँ पे हमारा सारा क्वेश्चंस खत्म होते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।